हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया बच्चों क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो बच्चों ये जो वीडियो है इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल से कवर किया था, फर्स्ट टॉपिक से लेकर 8 टॉपिक तक, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक में डिटेल से कवर किया था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल से कवर किया था। इसके बाद में हमने देखा इंडिकेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। अगले यानी फोर्थ टॉपिक में हमने देखा कि एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, और बेस होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, इस चैप्टर में से इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, और इसमें से पूछा जाता है, ठीक है, सोल्ट में से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, कौन सी गैस निकालता है, उस गैस की पहचान कैसे की जाती है, एक डायग्राम के अनुसार बताया। बुक में देखना 2 डायग्राम दे रखा है जिसमें ये पता किया जाता है कि कौन सी गैस निकली है। हाइड्रोजन गैस निकली है और हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं बच्चों, वो पॉप साउंड के साथ चलता है। ये हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं, ठीक है। बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस निकालता है। फिर हमने देखा फिफ्थ टॉपिक में कि एसिड होता है वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, कौन सी गैस निकालता है और उस गैस की कैसे पहचान कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। लाइम वाटर के अंदर फ्लो कराते हैं उस गैस को, और लाइम वाटर जो कलरलेस होता है उसका कलर कैसा हो जाता है उस गैस को फ्लो कराने के बाद में, मिल्की हो जाता है। तो हमें पता चला मिल्की होने के बाद में पता चला कि वो कौन सी गैस थी, ठीक है। इसके बाद में CO2 गैस थी, ठीक है। इसके बाद में कौन सा टॉपिक है, 6th टॉपिक, जिसमें हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कंप्लीट डिटेल से सीखा था। 7th टॉपिक हमने देखा कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, यानी एसिड होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। ये मेटल ऑक्साइड के साथ ही क्यों करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्यों नहीं करता, कौन, एसिड। एसिड बच्चों कभी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं करता, इसका रीजन भी बताया मैंने। ये केवल मेटल ऑक्साइड के साथ करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं करता है, रीजन भी बताया था। फिर इसके बाद में बच्चों लास्ट टॉपिक हमने देखा था, 8th टॉपिक कौन सा था, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस होता है बच्चों हमेशा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं करता। इसका रीजन बताया था मैंने, दोनों का रीजन बताया था कि क्यों ये नॉन मेटल के साथ क्यों नहीं करता एसिड, जबकि ये मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं करता, ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करता बेस। इसका कंप्लीट डिटेल से रीजन मैंने बताया था, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, फिर डाइल्यूशन, फिर डिटेल से आगे चलते रहेंगे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दूं कि हमारा जो साइंस में टारगेट है बच्चों वो 95 प्लस का है, ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरे गाइडेंस में चलोगे आप तो 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आपको बच्चों 4 चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। पहली, आपको मिलेगा नोट्स, प्रत्येक चैप्टर के फ्री में नोट्स मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो। मेरे हैंड राइटिंग नोट, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका बच्चों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पे आप जाके लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा टेलीग्राम पहुंच जाओगे और वहां पे आप कोई भी चैप्टर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री में। दूसरा बच्चों देखो, आपको डाउट, प्रत्येक चैप्टर के डाउट क्लियर होने वाले। देखो बच्चों, आपने यूट्यूब पर काफी बार देखा होगा, कोई चैप्टर है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, वन शॉट में 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अरे बच्चों, कोई भी चैप्टर, मुझे तो नहीं लगता कि कोई साइंस का कोई भी चैप्टर 30 मिनट में 40 मिनट में पूरा हो जाता है। रीड ही अगर करना है तो आप खुद ही कर सकते हो, रीड ही अगर आपको करना है तो वो खुद ही कर सकते हो, ठीक है। आप समझना चाहते हो डिटेल से या रीड करना चाहते हो, अगर आप रीड करना चाहते हो तो 30 मिनट में हो जाएगा, 40 मिनट में हो जाएगा, रीड कर लो, ठीक है। अगर आप डिटेल से समझना चाहते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कभी भी वो कोई भी चैप्टर आपका कभी भी 40 मिनट या 50 मिनट 1 घंटे में नहीं होगा, अगर आप उसको डिटेल से समझोगे, ठीक है। तो डिटेल से समझना है तो कोई भी चैप्टर 30 या 40 मिनट में नहीं होगा। अगर आप रीड करना चाहते हो तो फिर वीडियो देखने की क्या जरूरत है, खुद ही रीड कर लो बुक में, ये तो है। तो मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के डाउट, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के डाउट क्लियर कराने वाला हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। लेकिन बच्चों टाइम जरूर लगेगा, मेरे वीडियो में टाइम लगता है। मैं कोई भी टॉपिक डिटेल ऐसे नहीं कि रीड कर दिया रटवा दिया, मैं रटाता नहीं हूँ, सभी टॉपिक डिटेल से समझाता हूँ। आई बात समझ में। तो 3 चीजें मिल गई, सॉरी 2, पहला नोट्स और दूसरा डाउट से छुटकारा। सभी चैप्टर के डाउट से छुटकारा मिलने वाला, ठीक है। तीसरी बच्चों, आपने कभी नोटिस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री की बात हो रही है। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है,
लास्ट वाले को छोड़ दो, कार्बन एंड कंपाउंड को छोड़कर बाकी जो 3 चैप्टर है उनमें से बच्चों आपने कभी नोटिस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ कि उनमें से छोटे क्वेश्चन यानी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन किसमें? एक्टिविटी में। अगर मान लो आप अच्छी तरह पढ़ के गए, नोट्स पढ़ के गए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट डिटेल से पढ़ के गए, फिर भी मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 95 प्लस नहीं आ सकते। क्यों? एक्टिविटी नहीं पढ़ के गए और एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल आपको पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल का कलर कैसा होता है, वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके फिर जो नया कंपाउंड बनता है उसका कलर कैसा होता है। आपको पूरी चीज़ें डिटेल से पता होनी चाहिए। तो कब पता होगी? जब आप एक्टिविटी करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे, तभी तो पता होगी कि कौन से का कलर कैसा होता है। आई बात समझे? तो 3 चीज़ें हो गई। लास्ट चीज़ देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, चाहे वो अंदर के हो चाहे बाहर के हो, एक्सरसाइज के हो, सभी चैप्टरों के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर रीजन के साथ कंप्लीट डिटेल से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी 4 चीज़ें बता दी मैंने, ये 4 चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिर भी आपके 95 प्लस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये 4 चीज़ें आप फॉलो करोगे फिर भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप एग्ज़ाम में काफ़ी बार कई प्रकार की गलतियाँ करके आते हो। लिखने का तरीका, ठीक है, आप काटापीटी करके आते हो, एक क्वेश्चन लिख दिया। देखो मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप वहाँ पे क्या क्या गलती करके आते हो, क्या क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना, कंप्लीट डिटेल से मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप 95 प्लस या 100 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों, जो इसमें पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है बच्चों आज का प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखो बच्चों, हम एसिड की प्रॉपर्टी देखेंगे पहले, बेस की बाद में देख लेंगे, पहले एसिड की देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो देखनी एसिड और बेस दोनों की है, लेकिन हम पहले एसिड की देखेंगे। देखो बच्चों, आपको बता दूं कि एसिड की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है कि सभी एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो, अभी ये देखो मैंने एसिड बोल रहा हूँ तो आप ये फर्स्ट वाला वीडियो जाके देखें जिसमें मैंने बताया था एसिड और बेस में ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ठीक है, ये एसिडिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ये सारे डिटेल से मैंने एसिड में इस पहले वाले टॉपिक में बताया था, फर्स्ट लेक्चर आप जाके देखें। तो देखो बच्चों, कोई भी एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड हो, अगर उनको सभी में आप पानी में डालोगे तो वो सभी बच्चों क्या देने वाले हैं? H+ आयन देते हैं, ठीक है। इसलिए इन सभी एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बच्चों समान होती है। समझे नहीं समझे? समान क्यों होती है? क्योंकि सभी एसिड बच्चों H+ आयन देते हैं। क्या लिख दूं? ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सभी एसिड होते हैं बच्चों वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी में समान होते हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑल एसिड give H+ ions in a aqueous solution। यानी बच्चों सभी एसिड होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी में समान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी एसिड बच्चों H+ आयन देते हैं। अगर इन सभी एसिड को आप पानी में डालोगे तो क्या देंगे? H+ आयन देते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या ये H+ आयन देगा पानी में डालने पर? बिल्कुल देगा, अभी देखेंगे। ये HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप पानी में डालोगे तो क्या ये H+ आयन देगा? अभी देखेंगे देता नहीं देता। जैसे नाइट्रिक एसिड, इसका क्या नाम है बच्चों? नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका क्या नाम है बच्चों? CH3COOH, इसका नाम है एसिडिक एसिड। तो क्या ये बच्चों सभी एसिड
को पानी में डालने पर क्या H प्लस आयन देगा, यही तो लिखा है मैंने, क्योंकि सभी एसिड क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी में। तो क्या H प्लस आयन देते हैं, चलो ये देखते हैं, ये H प्लस आयन देता नहीं देता। जब आप H2SO4 को पानी में डालोगे तो ये 2H प्लस SO4 माइनस आयन देगा, यानी में आयनों में बढ़ जाएगा ये 2H प्लस और SO4 माइनस, ये भी आयनों में बढ़ जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, ये भी आयनों में बढ़ जाएगा, इसका तो लिखा ही नहीं था, ठीक है, इसका लिख देते हैं H2। तो क्या ये भी वो H प्लस आयन देगा, बिल्कुल देगा, ये H प्लस में बढ़ जाएगा और ये NO3 माइनस में बढ़ जाएगा, ये H प्लस में बढ़ जाएगा, देखो ये H प्लस, और बाकी जो बच गया है वो सारा क्या होगा, माइनस में बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि सभी एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, इसलिए एसिड होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी में, सभी एसिड केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखो बच्चों, ये पानी में डालने पर ही अपनी जो प्रॉपर्टी है उसी को शो करते हैं। एक एसिड की प्रॉपर्टी, सॉरी एसिड कैसे पता करेंगे हम, एसिड है या बेस है, वो हम इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। जैसे एसिड के अंदर, जैसे मान लो एक ये क्या है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एसिड डाला हुआ है, फिर हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, रेड में। क्यों, क्योंकि ये एसिड है। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, एसिड अपनी प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, ये ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, ये तो है यहाँ पे। लेकिन एसिड अपनी प्रॉपर्टी को तभी शो कर पाता है जब उसको पानी में डाला जाता है, ठीक है, तभी अपनी प्रॉपर्टी को शो कर सकता है जब पानी में डाला जाता है। हम बच्चों एक एक्टिविटी सीखेंगे, एक एक्टिविटी है जिसमें हम देखेंगे कि उस एक्टिविटी में बच्चों रिएक्शन करवाते हैं तो ड्राई HCl निकलती है, ड्राई HCl क्या निकलती है, ड्राई HCl गैस निकलती है बच्चों। तो क्या ये ड्राई HCl गैस, जैसे मान लो ये गैस निकल रही है, ऐसे रिएक्शन करवाती है दो कंपाउंड के बीच में, तो गैस निकलती है ड्राई HCl गैस। तो इस गैस के बीच में बच्चों मैं लिटमस पेपर रख देता हूँ ब्लू वाला, तो क्या ये ब्लू वाला लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये HCl अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। अपनी प्रॉपर्टी को शो कब करता है, जब इसको पानी में डाला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन। जब तक वो आयनों में नहीं बटेगा ना, तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। तो आयनों में कब बढ़ता है, जब उसको पानी में डाला जाता है, समझ गए इतना। आयनों में कब बढ़ता है, जब पानी में डाला जाता है। देखो ये ड्राई है तो मतलब पानी नहीं है, ड्राई का मतलब पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता क्योंकि आयनों में नहीं बढ़ता, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वाई एसिड एंड बेस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। आपको बता दूं, एसिड हो या बेस हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो एक बीकर लो, ठीक है, ये बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन डाल रखा मैंने, ठीक है, मैंने दो टेस्ट ट्यूब लगाई यहाँ पे, सॉरी टेस्ट ट्यूब क्या, इलेक्ट्रोड, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने किससे जोड़ दिया बच्चों, बैटरी से। पहले बैटरी से या पहले बल्ब से जोड़ देता हूँ। ये बल्ब का साइन है, आपने सीखा होगा, 7th क्लास में सीखा था। और ये क्या है बच्चों, ये बैटरी का साइन है। वैसे तो सेल का साइन है, दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो बैटरी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया। तो जैसे मान लो ये जो इसमें जो भी सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, सपोज करो नहीं करता, तो आपने स्विच चालू किया तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को टच में ला दोगे आप, तब तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा आगे और बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो इसमें कोई भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मान लो इसमें मैंने एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों, HCl डाल दिया, तो जैसे HCl डालूंगा फिर स्विच को चालू करूंगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। यार पहले तो नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया, अब इसलिए ये हो गया कि जैसे आपने एसिड डाला तो एसिड जो आयंस है वो आयनों में बट गया। और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, वो शर्त है चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल। तो देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है,
जैसे आप एसिड डालोगे तो ये आयनों में बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे आयनों में बढ़ जाएगा। तो देखो चार्ज पार्टिकल आ गया H प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आयंस है पॉजिटिव चार्ज वो इधर करंट को इधर से इधर पास करेंगे और ये सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ? वाई एसिड एंड बेस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जवाब हुआ कि एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, और H प्लस आयन देने के लिए मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। चार्ज यही तो शर्त होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कि उसके पास क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज आ गया, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, एसिड होते हैं बच्चों, जैसे मान लो एसिड, जैसे HCl एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको आप पानी में डालोगे तो आयनों में बढ़ जाएगा H प्लस और Cl माइनस। ये बच्चों H प्लस आयन है, यानी हाइड्रोजन आयन है। ये हाइड्रोजन आयन बच्चों कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अपना कभी भी अस्तित्व में नहीं रहता अकेला। ये वापिस क्या करता है? ये वापिस बच्चों वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है? H3O प्लस। अरे ये वाटर के साथ जुड़ जाएगा, H3 हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? ये हाइड्रोजन आयन नहीं है, क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है बच्चों इसका नाम? हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड सॉरी H प्लस आयन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता अकेला। ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ फिर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, फिर ये अब एग्जिस्ट कर लेगा। उम्मीद करता हूँ कि एसिड की प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। ये एसिड की प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद में बच्चों क्या आता है? बेस की प्रॉपर्टी। देखो एक भी लाइन नहीं छोड़ी है मैंने, कंप्लीट डिटेल से बताया है। बेस की प्रॉपर्टी। बेस की प्रॉपर्टी क्या है? अरे बेस की वही है कि सभी बेस क्या होते हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी में समान होते हैं। ये क्या देंगे? OH माइनस आयन देंगे। आपने देखा कि एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि बेस होते हैं बच्चों वो OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल KOH, NaOH, क्या नाम इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जब इनको पानी में आप डालोगे, सभी को पानी में आप डालोगे, ठीक है, तो ये क्या देने वाला है? ये सभी देंगे OH माइनस आयन। यही तो पहचान थी एसिड की, सॉरी बेस की। तो देखो ये बढ़ जाएगा K प्लस में और ये बढ़ जाएगा OH माइनस आयन में। ये बढ़ जाएगा Na प्लस, ये बढ़ जाएगा OH माइनस में, ये बढ़ जाएगा 2K प्लस सॉरी Ca2 प्लस और ये बढ़ जाएगा OH माइनस, ये बढ़ जाएगा Mg2 प्लस प्लस OH माइनस। देखो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एसिड और बेस की ओरिनेज के अनुसार एसिड बेस H प्लस और OH माइनस के हिसाब से पहचाना जाता है। जो H प्लस दे रहा है वो एसिड है, तो H प्लस तो नहीं है इसमें कहीं, लेकिन OH जरूर है, तो ये बेस है। ठीक है, तो ये बेस है। इसमें देखो बच्चों, एक होता है एल्केलाई, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एल्केलाई, और एक होता है बेस। क्वेश्चन तो क्या आ सकता है आपको पता होना चाहिए बेसिक। एक होता है बच्चों बेस और एक होता है एल्केलाई। ये दो होते हैं। जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एल्केलाई डाल रखा है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने बेस डाल रखा है। बेस या एल्केलाई की प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड क्या करते हैं बच्चों? ब्लू को चेंज करते हैं रेड में, लिटमस पेपर, जबकि बेस होते हैं वो रेड को चेंज करते हैं ब्लू में। ठीक है, आप रेड वाला लिटमस पेपर इसमें लेके जाओगे, आप कहोगे सर ये लिटमस पेपर क्या है? तो बच्चों इसमें देख लेना, इंडिकेटर वाले टॉपिक में मैंने बताया। तो आप रेड वाला लिटमस पेपर इसमें लेके जाओगे एल्केलाई में, तो रेड वाला चेंज हो जाएगा ब्लू में। ठीक है, फिर आप इसमें लेके जाओगे बेस में, तो रेड वाला चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो आप कहोगे सर दोनों में रेड ब्लू में चेंज हो रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? फिर ये दोनों ही बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, जो एल्केलाई होता है ना बच्चों, वो पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जबकि ये क्या होता है? ये इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है बच्चों? इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब हम आप कहोगे सर हमें कैसे पता करें? इसका एक एग्जाम्पल तो बताओ। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये एल्केलाई के सारे एग्जाम्पल ये एल्केलाई की है। जिसके लास्ट में बच्चों OH जुड़ा होता है वो एल्केलाई होता है। जैसे KOH एल्केलाई है, एल्केलाई है, एल्केलाई, एल्केलाई। लेकिन कहोगे सर बेस क्या है? बेस जैसे Na2O, K2O, मेटल ऑक्साइड। क्या है? मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे मेटल
ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं बेस। जब मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डालोगे तो ये पानी के अंदर घुलेगा नहीं, जबकि ये पानी के अंदर घुल जाएगा। लेकिन दोनों ही बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो बेसिक बेस की प्रॉपर्टी यही है, सभी बेस OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है, और एल्कलाई देते हैं OH माइनस आयन। और ये जो एल्कलाई होता है ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, जबकि बेस पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है। एल्कलाई यानी बेस होते हैं ये बच्चों कोरोजिव होते हैं नेचर के अंदर, ये किसी भी मेटल को ख़राब कर सकते हैं और आपको भी क्षति पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये टच में कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, साबुन जैसा लगेगा आपको। आपको कभी भी इसको डायरेक्टली छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। आई बात समझे? बस यही है। इसके बाद बच्चों टॉपिक आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन देखो, पहले समझ लेते हैं डाइल्यूशन क्या होता है। देखो बच्चों, सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया कि एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टी को तभी शो कर सकता है जब उसको पानी में डाला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इससे रिलेटेड है डाइल्यूशन। देखो सॉल्यूशन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अब सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन बच्चों दो चीज़ों को मिलाने पे बनता है। एक तो होता है सोल्यूट, ये आप जानते होंगे शायद, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लो। जैसे मान लो मैंने बनाया शुगर सॉल्यूशन। क्या बनाया? शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना है, एक तो उसमें पानी डाला मैंने और एक उसमें शुगर डाली है, तभी तो शुगर सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे शुगर क्या है बच्चों? सोल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर। वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो साल्ट सॉल्यूशन में साल्ट क्या है? सोल्यूट, और वहाँ पे पानी क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो तब जाके बनता है सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर मैं एसिड के सॉल्यूशन की बात करूँ, आपको पता है एसिड को भी पानी में डाला जाता है, तो यहाँ पे दो प्रकार के सॉल्यूशन बनता है। एक होता है कंसंट्रेट और एक होता है बच्चों डाइल्यूट। अब देखो डाइल्यूट इससे मिलता जुलता है, अब समझोगे। देखो आपको पता है एसिड तभी अपनी प्रॉपर्टी को शो कर सकता है जब उसको पानी में डाला जाता है, तो पानी में तो डालना जरूरी हो गया। तो यहाँ पे मान लो एसिड की मात्रा ज्यादा है पानी की तुलना में, एसिड की मात्रा ज्यादा है किसकी तुलना में? पानी की तुलना में, ठीक है। तब वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कंसंट्रेट होगा, कंसंट्रेट। और सपोज करो वाटर की मात्रा ज्यादा है किसकी तुलना में? एसिड की तुलना में। किसकी मात्रा ज्यादा है? वाटर की मात्रा ज्यादा है एसिड की तुलना में। तो वो सॉल्यूशन जब बनेगा बच्चों वो डाइल्यूट होगा। क्या होगा? डाइल्यूट। अब देखो यहाँ पे सपोज करो कि जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में एसिड है, यहाँ तक एसिड है, सपोज करो इसमें एसिड है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो थोड़ा सा पानी डालते वो आयनों में बढ़ जाएगा। आयनों में बटेगा नहीं बटेगा? बटेगा। लेकिन आयनों में बढ़ते ही अब बताओ इसमें जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा। क्या होगा बच्चा? मात्रा। तो बताओ थोड़ा सा मैंने पानी डाला, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है और वाटर की मात्रा कम है। तो जैसे मैंने इसमें पानी डाला थोड़ा सा, तो यहाँ पे H+ यानी कंसंट्रेशन किस H+ आयन का कम हो गया, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन ये बताओ कि मेरे पास इतना एसिड है और मैंने इसमें पानी डालता जा रहा हूँ, इसको भर दिया फुल, यहाँ तक भर दिया। अब बताओ इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा ज़्यादा होगा? कम होगा। तो पानी आप डालते जाओगे ना तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं डाइल्यूशन। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे आपको बता दूं कि हम खाना खाते हैं तो वो खाना स्टोमक में जाता है, उस खाने में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक में, क्योंकि स्टोमक में बच्चों एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है कहाँ पे? स्टोमक में। और वो एंजाइम रिएक्ट करता है उस खाने के साथ, उस खाने में केवल प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब सपोज आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद जस्ट आपको पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अब ये भी सुना होगा, कन्फर्म सुना होगा कि जितना आप पानी पियोगे खाना खाने के बाद तो आपको एसिडिटी हो सकती है, खाने को पचने में टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप जैसे पानी पियोगे, जैसे मान लो आप खाना खाओगे
तो खाने के स्टोमक में जाएगा और वो एंजाइम उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और उस खाने को पचाने की कोशिश करेगा, पचाएगा। लेकिन आपने जस्ट खाना पानी पी लिया आपने, तो जैसे पानी पियोगे तो वो एंजाइम पानी के साथ मिल जाएगा, पानी के साथ वो एंजाइम मिल जाएगा, और जो एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, और वो अच्छी तरह रिएक्ट नहीं कर सकता उस खाने के साथ, और पचने में टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब आप एसिड के अंदर पानी मिलाते जाओगे तो एक टाइम कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों डाइल्यूशन। अगर बेस की बात करें, बेस की बात करें तो बेस क्या देता है, OH- आयन देता है। तो अगर बेस में पानी मिलाते जाओ, अगर आप बेस में पानी मिलाते जाओगे तो OH- आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों डाइल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या हुई, मिक्सिंग of an acid or base with water decrease the concentration of H+। अब देखो एसिड डाल रहे हो तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगा। देखो H+ को ये भी तो बोलते हैं हाइड्रोनियम, ये दोनों एक ही हो गए। अगर बेस डाल रहे हो तो OH आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो विथ वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ये आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से पानी H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन या OH आयन। अगर एसिड है तो इनका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, अगर बेस है तो इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों डाइल्यूशन। आई बात समझ में। तो दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। तो डाइल्यूट समझ गए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है, और कंसंट्रेट मतलब पानी की मात्रा कम होती है और एसिड या बेस की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला टॉपिक है पीएच स्केल। लिख देते हैं पीएच स्केल कौन सा नंबर का है, 10 नंबर का पीएच स्केल। बाद में देखेंगे इसके यूज, तो पहले पीएच स्केल समझते क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो हम बुखार तो पता कर सकते हैं कि बुखार है या नहीं है, क्योंकि उसको टच करके पता कर सकते हैं। लेकिन उसको कितनी बुखार है, कितने फ़ारेनहाइट की बुखार है, आपने देखा होगा 104 फ़ारेनहाइट की जो बुखार होती है वो हाई टेम्परेचर हो जाता है, फ़ारेनहाइट में वापस जाता है, ठीक है। टेम्परेचर की कितनी यूनिट होती है, 3 होती है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। डॉक्टर होता है ना वो थर्मोमीटर में जो आता है वो फ़ारेनहाइट में आता है। तो हम टच करके बता सकते हैं इसको बुखार तो है, लेकिन इसको बुखार कितनी है वो हमें पता चलेगा थर्मोमीटर से। किससे पता चलेगा बच्चों, थर्मोमीटर से पता चलेगा कि उसको बुखार कितनी डिग्री की है, कितने फ़ारेनहाइट बुखार है उसको, उससे पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार हम एसिड है या बेस है ये तो पता कर सकते हैं इंडिकेटर से। इंडिकेटर से ये तो पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन हम इंडिकेटर से ये पता नहीं कर सकते कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो एसिड कितना वीक एसिड है, या वो बेस है तो वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या वो वीक है बेस वीक है तो कितना वीक है, ये पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक स्केल की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं पीएच स्केल। आई बात समझ में। जिस प्रकार बुखार हम पता नहीं कर सकते कि उसको कितनी बुखार है, कितने फ़ारेनहाइट बुखार है, तो हम किसका यूज करते हैं, थर्मोमीटर का। उसी प्रकार वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस या एसिड, तो हम कैसे पता करेंगे, पीएच स्केल से, ठीक है। तो पीएच स्केल कैसे बताता है कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पीएच स्केल क्या मापता है, पीएच स्केल बच्चों हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मापता है कि उस एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा है। आप ही बताओ, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, रियल में स्ट्रॉन्ग होगा। अगर उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम है, तो वो वीक एसिड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या मापता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मापता है। तो पीएच स्केल का क्या हो गया, स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन तो लिखा ही नहीं मैंने,
ए स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लिखना था। ए स्केल मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में? हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको मापता है ये। अब इसको हम दूसरी भाषा में ये भी लिखते हैं बच्चों, पीएच। देखो एच हमेशा ऊपर लगाना है, आप ऐसे नहीं लिखोगे पीएच साथ में, पीएच हमेशा कहाँ लगाना है? ऊपर लगाना है। तो देखो बच्चों इसका ये भी फॉर्मूला होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या करता है ये पीएच स्केल, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसका, इसको बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉग 10 का नेगेटिव होता है। पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसका लॉग नेगेटिव होता है पीएच स्केल। आई बात समझ में? अब यहाँ पे बच्चों पीएच में जो पी शब्द है वो जर्मन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मन। जर्मन की मीनिंग क्या है? जर्मन से लिया गया है और इसका मतलब होता है पॉन्टेज। जर्मन में इसका पॉन्टेज मतलब है पॉन्टेज, लेकिन इसको अगर इसका मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है बच्चों पावर। अरे पीएच में जो पी शब्द है वो जर्मन के पॉन्टेज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पॉन्टेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पावर। आई बात समझ में? अब पीएच स्केल दिखता कैसा है? देखो बच्चों ध्यान से, पीएच स्केल एक स्केल होता है, नाम से पता चल रहा है स्केल होता है। तो ये एक स्केल बना देते हैं, ऐसा एक स्केल होता है। ये लो, आपकी बुक में भी दे रखा है, ये ध्यान से देख लेना। हाँ बच्चों एक बात और, एक्टिविटी जरूर पढ़ लेना, और वो मैं आपको बढ़ा दूंगा प्रत्येक चैप्टर की। 3 चैप्टर ही तो है, उनकी एक्टिविटी जरूर पढ़ के जानी है आपको। नहीं पढ़ के गए तो कन्फर्म नंबर कटेंगे। तो बच्चों ये पीएच स्केल है जिसमें नंबर होते हैं 0 से लेकर 14 तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14 तक। जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बीच में 7 होता है, दोनों के बीच में 7 होता है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 इधर होता है 14 तक। 8 9 10 11 12 13, तो गया 8 9 10 11 12 और 13, ऐसे नंबर होता है जिसमें बीच में देखो बच्चों ये अलग पेन से लिख देते हैं 7, ऐसा। ठीक है, ये है बच्चों एक पीएच स्केल। अब यहाँ पे आपने कैसे पता करोगे कि पीएच स्केल ये एसिड है, ये बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है ये बेस है, कैसे पता चले? देखो इससे कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पे होता है पीएच स्केल सेंटर में। अब देखो अगर इधर क्या होता है, इसमें इंक्रीज एसिडिक नेचर। अभी आपको समझाऊंगा डिटेल से, एक बार समझ, जो मैं लिख रहा हूँ वो देखते जाओ। इंक्रीज एसिडिक नेचर, इधर क्या होगा? इंक्रीज बेसिक नेचर। ठीक है, इधर क्या होगा? इंक्रीज होगा एसिडिक नेचर, इधर होगा इंक्रीज बेसिक नेचर। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन देखो। मैं आपसे कहूँ कि एक सॉल्यूशन है, कोई भी मान लो उसका पीएच है 8, तो बताओ वो एसिड है या बेस है? 7 पे न्यूट्रलाइज होता है। अगर किसी का पीएच 7 है तो वो ना तो एसिड है ना बेस है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रलाइज, ना तो वो एसिड है ना बेस है। कब? जब जिसका पीएच 7 हो। तो ये देखो मैंने बोला है कि पीएच है वो 8 है, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग, सॉरी वो है एसिड है या बेस है? वो क्या है बच्चों? बेस है। क्या है? बेस है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं कहूँ कि बच्चों किसी का पीएच 5 है, तो बताओ वो एसिड है या बेस है? देखो 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस, तो ये एसिड है। 5 है, 7 से कम है, तो ये क्या है बच्चों? एसिड। समझ गए होंगे इतना? चलो आगे देखो, इधर तो होता है एसिडिक नेचर इंक्रीज और इधर होता है बेसिक नेचर इंक्रीज। तो इस इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक नेचर में क्या आता है? एसिड क्या देते हैं? H+ आयन। तो ये क्या होगा? इधर H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज, ऐसे बोल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस। अरे इधर जो कंसंट्रेशन है H+ आयन का वो बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि इस साइड एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो इधर एसिडिक जो कंसंट्रेशन है H+ आयन का वो बढ़ेगा।
क्योंकि एसिड क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। इधर क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, इधर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि ये H+ आयन का कंसंट्रेशन ही मापता है pH स्केल। तो इधर कंसंट्रेशन, अरे ये बेस है, तो बेस के अंदर जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत कम होगा, इधर कम होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स इन इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। इस साइड ये है pH स्केल, ठीक है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड है, ठीक। इसमें एक का pH है 3 और एक का pH है 4। तो बताओ कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ध्यान से देखो और कमेंट में जवाब दो पहुंच करके, ठीक है। चलो बताओ, ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है, ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है। आपको कहोगे सर हम तो ये तो हम पहले उससे पता कर सकते थे, इंडिकेटर से पता कर सकते थे एसिड है बेस है, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, दोनों एसिड है मान लेता हूँ, लेकिन इनमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। दोनों की कंपेरिजन करें तो एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। कैसे, आपने देखा कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो इंक्रीज एसिडिक नेचर, तो इधर ये 4 फिर 3, पहले 4 आता है फिर 3 आता है, तो इधर इंक्रीज होता जाता है एसिडिक नेचर। तो इसका एसिडिक नेचर थोड़ा कम है और इसका ज़्यादा है। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, 3 वाला, जिसका pH बहुत कम होता है। जैसे जैसे pH कम होता जाएगा वैसे वैसे वो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आई बात समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक का pH 1 है और एक का pH 6 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में, इसकी तुलना में तो ये तो इसका जिसका pH 1 है वो तो बहुत हाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और इसका pH बहुत कम है। तो ये भी एसिड है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। आई बात समझ में। चलो बेस का ले लो, बेस का कर लेते हैं। अब ध्यान से देख लो बेस का, कि हम इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। चलो एसिड की जैसे मत कर देना, जैसे मान लो एक का pH है 9 और एक का pH है 14। तो बताओ इन दोनों में बेस कौन सा है। बिल्कुल दोनों बेस है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा, दोनों बेस है। लेकिन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक थोड़ा वीक बेस है। तो इधर जाओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है और ये कम है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलो इसके अकॉर्डिंग हम एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की हम डेफिनेशन कर सकते हैं, चलो डेफिनेशन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं बताओ देगा। ऐसे एसिड मतलब H+ आयनों में बटेगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एसिड है, उसमें HCl मान लेते हैं, HCl एसिड है, ठीक है। और HCl एसिड का जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो 100 मॉलिक्यूल HCl है। कितने मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल HCl है। अगर मैं इसको पानी में डालूं और ये 100 के 100 H+ आयन दे मेरे को, तो मतलब ये कंप्लीट आयनाइज्ड हो गया है इस सॉल्यूशन में। 100 मॉलिक्यूल HCl मैंने इस पानी में डाला, तो जैसे पानी में डालोगा तो आयनों में बढ़ जाएगा, और 100+ आयन दे रहा है। 100 मॉलिक्यूल HCl डाला, 100+ H+ आयन दे रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट आयनों में बढ़ गया। जो आयन एसिड या बेस कंप्लीट आयनों में बढ़ जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आई बात समझ में। तो एसिड which become fully ionized in aqueous solution, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में एसिड, ऐसे एसिड जो कंप्लीट आयनाइज्ड हो जाते हैं, फुल्ली आयनाइज्ड हो जाते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल करते हैं, ये दिखना नहीं होगा इससे। एग्जाम्पल जैसे NaHCl, बच्चों HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, उसको छूना नहीं चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड तो आप जानते हो, जैसे तेजाब का फॉर्मूला है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे HNO3 etc। तो ये सारे क्या बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है,
ठीक है, इनको आप पानी में डालोगे तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा देखो वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो, ये आप देख ही सकते हो। वीक एसिड, इसका उल्टा ले लो, एसिड विच बिकम, फुल्ली नहीं होगा वो, क्या होगा पार्शियली, क्या होगा पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, वो पार्शियली आयनाइज्ड होगा, कंप्लीट आयनाइज्ड नहीं होगा। जैसे मान लो 100 एसिड की मॉलिक्यूल है, उसमें 50 ही H+ आयन दे रहे हैं, मतलब 50 नहीं हो रहे, या 70 दे रहे हैं, 30 नहीं हो रहे, तो इस प्रकार वो फुल्ली तो आयनाइज्ड नहीं हो रहा, वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो रहा, वो पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है। तो ऐसे एसिड को क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिडिक एसिड, ठीक है, ये पार्शियली आयनाइज्ड होगा। एग्जाम्पल H2CO3, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बच्चों कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, समझ रहे होंगे। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते वो होते हैं वीक एसिड, और जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जाम्पल उल्टा ले लो, ये तो हो गया एसिड का, बेस का करेंगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन में लिखने वाला नहीं हो, ये डेफिनेशन आप इसकी खुद लिखोगे बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की खुद लिखोगे डेफिनेशन क्या होने वाली है। अरे एसिड का बेस लगा देना, बेस विच बिकम फुल्ली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, बेस हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल NaOH, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, क्या नाम है इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो काफ़ी है, अगला ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब वीक बेस ले लेते हैं, वीक बेस ले लेते हैं, उल्टा कर दो, इसका डेफिनेशन क्या होगा, बेस विच बिकम पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। एग्जाम्पल NH4OH, क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या बच्चों, ये वीक बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस को कभी आप खा मत लेना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, खतरनाक होता है, इसको आप खा नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, टच तो कर सकते हो लेकिन खा नहीं सकते, टच भी नहीं करना चाहिए, ये हार्मफुल होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है, वो आता है बच्चों pH ऑफ साल्ट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, pH ऑफ साल्ट क्या होता है। आपने देखा होगा pH ऑफ साल्ट, वैसे आप कहोगे सर इस अगला टॉपिक ये था यूज ऑफ डेली लाइफ, इसका pH का, ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये बीच में टॉपिक छूट गया था बच्चों, pH ऑफ साल्ट। अरे वैसे pH के बाद में ये टॉपिक लिखा है मैंने, यूज ऑफ डेली लाइफ, किसका, pH का, तो ये मैं लिखने वाला नहीं हूँ, इसके पहले ये टॉपिक रह गया बच्चों, pH ऑफ साल्ट। अब आप कहोगे साल्ट क्या होता है बच्चों, आप कहोगे साल्ट क्या होता है। आपने ये मैंने इसमें बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, यानी जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, कहने का मतलब जब एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, और साथ में वाटर निकालता है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, समझ गए होंगे। अब pH ऑफ साल्ट की बात करें तो देखो बच्चों, तो देखो हम 3 कंडीशन देखेंगे। 3 कंडीशन हो सकती है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट हो तो भी साल्ट बनता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग या ये वीक हो सकता है, तब इन दोनों की रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनेगा, वो किस नेचर का होगा, ठीक है। 3 कंडीशन कौन कौन सी, पहले हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा, पहली। दूसरी में इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसको वीक कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा। अब की बार इसको कर देते तीसरे में कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है तो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा। तो 3 कंडीशन देखेंगे। पहली, साल्ट
मेड ऑफ, पहले दोनों स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या एल्केलाई आर न्यूट्रल होगा। क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल होगा, यानी पीएच वैल्यू विच पीएच वैल्यू क्या होने वाली है? इज 7। कितनी होगी? 7 होती है। किस पीएच वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 7। अरे जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रलाइज होता है, अभी मैंने पीएच स्केल में बताया था। चलो करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl। अभी आपको बताया था एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग बेस का ले लेते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो NaOH ले लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो जो बनेगा साल्ट बनेगा। तो साल्ट कैसे बनेगा? देखो क्या निकलेगा, वाटर। तो यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। तो देखो H2O क्या बन गया बच्चों? H2O और साथ में क्या निकल गया? NaCl। NaCl ये बच्चों वो नमक है। ये साल्ट कौन सा है? खाने वाला सोल्ट है, नमक। NaCl किसका फॉर्मूला है? नमक का फॉर्मूला, खाने वाले सोल्ट का फॉर्मूला है। तो देखो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है। नमक का जो पीएच होता है बच्चों वो 7 होता है। नमक ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। आई बात समझ में? पीएच वैल्यू 7। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन देख पा रहे होंगे, साल्ट, अब की बार इसको स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। साल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, इसको वीक ले लेते हैं, वीक बेस या एल्केलाई आर। अब बताओ, ध्यान रखो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग होता है इन दोनों में, दोनों स्ट्रॉन्ग था इसलिए ये न्यूट्रल बन गया। अब की बार मैं जो स्ट्रॉन्ग लूंगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही नेचर होने वाला है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा था? स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। आर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक होगा। आप बताओ एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है या ज़्यादा होता है? अभी आपने पीएच स्केल में देखा था, एसिडिक यानी एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। विच पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7 होगी। कितनी होगी बच्चों? लेस देन 7 होगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे HCl। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे तो बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और जो सॉल्ट बनेगा एसिडिक साल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा और साथ में वाटर निकलेगा। ये तो है, जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही नेचर होने वाला है। तो एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कौन सा ले बच्चों? ये HCl ले लेते हैं। HCl मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वीक बेस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, NH4OH। अभी मैंने लिखाया था, देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस। ये क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है? वीक बेस। तो देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा कौन सा? चलो देख लेते हैं। यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से H, तो क्या बनाएगा? वाटर, H2O, और साथ में NH4 और Cl बच गया, ये बनाएगा NH4Cl। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। कैसा नेचर का होगा? एसिडिक, ठीक है, एसिडिक नेचर का होगा। और पीएच जो होगा, पीएच वैल्यू होगा वो 7 से कम होने वाला है। समझ गए? इसके बाद में लास्ट आता है इसका कौन सा? साल्ट मेड स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा आप खुद कर लेना,
कर लोगे। तीसरा डेफिनेशन खुद लिख लेना, ठीक है। इसमें लूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो बनेगा बताओ, जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा, देख के बताओ आराम से सोच के। वो बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का? बेसिक नेचर सॉल्ट, और साथ में वाटर निकालेगा। चलो एग्जांपल, वीक एसिड कौन सा ले? वीक एसिड CH3COOH। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पिछले वाला अभी मैंने जस्ट बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, उसके एग्जांपल याद करके आओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ NaOH। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से निकलेगा OH और H, तो क्या बनेगा, वाटर। और यहाँ पे देखो Na, इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा और क्या निकलेगा, CH3COON। इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड है, क्या नाम है, सोडियम एथोक्साइड होना चाहिए शायद, सोडियम एथोक्साइड नाम है इसका। और ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। पीएच वैल्यू बताओ, पीएच वैल्यू मोर देन 7, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप समझते हैं ये वाला टॉपिक, यूज किसके यूज, पीएच स्केल के, यानी पीएच के यूज। चलो अगला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। चलो इंपॉर्टेंस देखो डेली लाइफ में इसकी। पहला है बच्चों एसिड रेन। देखा, ध्यान से देखना, ये टॉपिक में लिखा रहा हूँ, ये सारा बुक में दे रखा है। स्टेप बाय बुक लेके बैठो, देखो कि क्या जो मैं लिखा रहा हूँ वो है या नहीं है, क्या मैं उसके एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्या मैं डिटेल से बता रहा हूँ। एसिड रेन, पहला बच्चों एसिड रेन। ये एसिड रेन क्या होता है, देखो बच्चों, बरसात होती है, बारिश होती है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 होता है। अगर इससे कम हो जाए, बरसात का कहना चाहता है, देखो एसिड रेन में क्या कहना चाहता है, अगर जो बारिश होती है उसका पीएच है वो कम हो जाए, किससे, 5.6 से भी कम हो जाए, तो बताओ एसिड नेचर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो पीएच वैल्यू, बारिश का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए तो जो बारिश होगी उसको कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। क्या कहेंगे, एसिड रेन। अब देखो एसिड रेन के क्या क्या नुकसान है, मैं सीधा बताने वाला हूँ इसमें। एसिड रेन के नुकसान है कि अगर ये एक्वेटिक या ऐसे पानी में, बरसात तो पानी में भी गिरेगा, नदियों में, समुद्रों में गिरेगा, नहीं गिरेगा, नदियों में गिरेगा। अब जिस नदी में या जिस तालाब में जो एक्वेटिक लाइफ रहती है, उसकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी, ये तो है, समझ गए। दूसरा है बच्चों इसका, एसिड रेन हो गया। दूसरा है बच्चों पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, इसका क्या मतलब हुआ, देखो बता दूं, किसी भी फसल को, कोई भी फसल है, वो फसल है ना, वो पीएच पे काम करती है। यानी किसी मिट्टी का, अगर किसी मिट्टी का पीएच है वो 6.5 से लेकर 7 के बीच में, अगर किसी मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 के बीच में है तो वो मिट्टी अच्छी है, वहाँ पे फसल अच्छी होगी। अगर इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए मिट्टी का पीएच, तो वहाँ पे फसल नहीं होगी। आई बात समझे, ये है पीएच ऑफ सॉइल। तीसरा बच्चों पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका क्या मतलब है, इसका देखो ध्यान से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों कैसे इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। देखो आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाने से रिलेटेड है। हम जो खाना खाते हैं, आपको बता दूं कि हमारे स्टोमक में एक एसिड होता है, क्या नाम है उसका, HCl। क्या नाम है, HCl। इसको बच्चों हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा मैं कि ये एसिड कैसे रिलीज होता है, कहाँ से निकलता है, ये हमारे पेट में इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ये हमारे स्टोमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, ठीक है। चलो इतना समझ लो कि हमारे स्टोमक से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एसिड रिलीज होता है अपने आप ही, बाहर से नहीं खाते हम, अपने आप ही रिलीज होता है, ठीक है। तो ये HCl एसिड हमारे स्टोमक में बनता है। आपको बता दूं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे आपने कुछ खाना खाया, उस खाने में मान लो जम्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जम्स हो गया, तो ये उस जम्स या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, पहला काम। दूसरा काम इसका अभी मैंने बताया था पहले, याद करो कि हम खाने के उस खाना खाते हैं तो खाने में होता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में होता है। कौन करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम करता है बच्चों। कौन से नाम का? पेप्सिन नाम का एंजाइम करता है। और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किसमें? अमाइनो एसिड में। ये लाइफ प्रोसेस का डिटेल से पढ़ेंगे। अब बच्चों ये देखो कि ये पेप्सिन तभी काम कर सकता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिले। कौन सा मीडियम में काम करता है? ये एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन। तो इसको एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है? HCl प्रोवाइड करवाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो ये फायदेमंद है, HCl हमारे स्टोमक में फायदेमंद है। ये तो जम्स को मारता है और पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। लेकिन आपको बता दूं, जो फायदेमंद होती है वो कभी तब तक फायदेमंद रहती है जब वो लिमिट मात्रा में रहती है। लेकिन अनलिमिटेड हो जाए, यानी उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, अति हो जाए उस किसी चीज़ की, तो वो नुकसान पहुँचाती है। जैसे पानी ले लो, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बाढ़ के रूप में तहस नहस कर सकती है। ठीक इसी प्रकार एसिड की मात्रा हमारे स्टोमक में ज़्यादा हो जाए, जैसे आपने तीखी चीज़ खाई, तीखी चीज़ खाते हो ना, जैसे पुचका खाया, बर्गर खाया, चाउमीन खाया, तो इससे क्या होता है हमारे एसिड की मात्रा स्टोमक में बढ़ जाती है, जिसको हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी। ठीक है, तो अब क्या करें? आपको देखो पहली बात तो ये खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हमारे स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। और जैसे हमारे स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा? एसिडिटी हो जाती है, जलन महसूस होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, साथ में कुछ बाइल जूस भी साथ में निकल जाता है मुंह के साथ डकार लेते टाइम। तो ये आपको नहीं करना, कभी भी आपको चटपटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आई बात समझे? अब देखो अगर ऐसा हो जाए, यानी एसिडिटी आपको हो गया, तो एंटी एसिड खाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया था कि एसिडिटी बढ़ जाने पर क्या खाना चाहिए, है ना? वहाँ पे एंटी एसिड दिया गया था एक ऑप्शन में। एंटी एसिड हो गया, वैक्सीन हो गया, वगैरह वगैरह 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एंटी एसिड खाना चाहिए। तो एंटी एसिड में क्या खाएंगे हम? इसकी मात्रा को कम करना है। एसिडिटी हो गई, इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो इसको कम करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग है। तो क्या स्ट्रॉन्ग, आपको बता दूं कि एसिड को बेस ही ख़त्म कर सकता है। याद रखना, अभी मैंने बताया था एसिड को कौन ख़त्म कर सकता है? बेस। और बेस को एसिड ख़त्म कर सकता है। अगर मान लो एसिड है, इसकी मात्रा को ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, तो इसके ऊपर बेस डाल दो तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई स्टोमक में, तो इसको ख़त्म करने के स्ट्रॉन्ग एसिड की मात्रा बड़ी है, तो स्ट्रॉन्ग बेस खा ले क्या? अरे स्ट्रॉन्ग बेस खा लो, बिल्कुल बने। स्ट्रॉन्ग बेस मत खा लेना। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपने खा लिया, अगर NaOH खा लिया, तो ये NaOH तो पूरे HCl को ख़त्म कर देगा, तो आपके पूरे स्टोमक में HCl रहेगा ही नहीं। जो एक्सेस मात्रा बड़ी है इस HCl की, उसको ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना है? एक ऐसी दवाई मिलती है, टैबलेट मिलती है, जिसका नाम है मिल्क। क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम की एक दवा मिलती है, टैबलेट मिलती है, जिसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। ये दवा मिलती है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटी एसिड है, एंटी एसिड है, ये खानी है आपको। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा? एक्सेस जो HCl बड़ा है उसके असर को कम कर देता है। पूरे HCl को खत्म नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये वीक बेस है। आई बात समझे? तो ये पूरे एसिड को खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद में बच्चों पीएच का तीसरा महत्व कौन सा है? पहला हो गया एसिड रेन, पीएच ऑफ सॉइल, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए होंगे। अगला टूथ डीके, कौन सा बच्चों? फोर्थ वाला, टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है बच्चों? टूथ मतलब दांत, डीके मतलब खराब हो जाना। आपको बता दूं कि हमारा जो मुंह का पीएच है बच्चों वो 6.5 के लगभग, 6.5 लगभग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लड का पीएच कितना होता है, सलाइवा का पीएच कितना होता है, अभी आगे डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो इतना समझ लो कि यहाँ पे जो मुंह का पीएच कितना होता है बच्चों? 6.5 होता है, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि हमारे मुंह के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, चाहे वो कितनी कोलगेट कर लो, कितना ब्रश करो, हमारे मुंह के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया बच्चों जब तक लिमिट मात्रा में तब तक ठीक है। अरे वो बैक्टीरिया होता है वो हमारे मुंह का पीएच मेंटेन करते हैं, मेंटेन बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए तो हमारे मुंह का पीएच कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा,
तो इस प्रकार अनबैलेंस हो जाएगा पीएच। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको बता दो, अभी मैंने बताया कि अगर किसी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो अति हो जाती है किसी चीज़ की, तो वो नुकसान पहुँचाती है। तो हमारे मुंह का पीएच लगभग 6.5 रहता है, मेंटेन बढ़िया रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आप रात को सो गए, आपके दांतों के बीच में खाने का कुछ रेसिड्यूल या कुछ टुकड़े खाने के जो कुछ टुकड़े हैं वो दांतों के बीच में फंस गया। अब क्या होगा, रात को आप सो गए, फिर जो बैक्टीरिया है वो उस रेसिड्यूल यानी अवशेष यानी कुछ टुकड़े के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट करेगा, उसको खाएगा और अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा धीरे धीरे होता रहेगा, बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वो बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से, तो पहले जो पीएच था 6.5 था, अब पीएच बच्चों 5.5 हो जाएगा, इससे भी कम हो सकता है। अब बताओ, पहले 6.5 था, मेंटेन था, बैलेंस था हमारे मुंह का पीएच, लेकिन आप खाना खाए, दांतों के बीच में क्या फंस गया, रेसिड्यूल अवशेष बच गया खाने का, और वो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया रिएक्ट करते जाएंगे और अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे वो बैक्टीरिया, और इस टाइम से जो पीएच है वो कम हो जाएगा। एसिडिक हो गया, देख लो मुंह का पीएच एसिडिक हो गया, पहले एकदम न्यूट्रल सा था, 7 और पास में था, न्यूट्रल सा था, अब देखो बहुत कम हो गया। तो इस हिसाब से अगर ऐसा हमारा पीएच हो जाता है तो हमारे दांतों के ऊपर वाली, जो आपको बता दूं, हमारे दांत होते हैं, दांत के ऊपर वाली जो वाइट कलर की लेयर होती है, वाइट कलर की, उसको इनेमल बोलते हैं। हमारे बॉडी की सबसे हार्ड कोई चीज़ है तो वो इनेमल है। तो अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया तो इनेमल डिके होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, और आपके दांत सड़ने लग जाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए कहा जाता है कि रात को सोने से पहले कोलगेट करके या ब्रश करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दांतों के बीच में जो भी फंसा हुआ है वो साफ होके निकल जाए और बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्ट ना कर सके। ये है रियल कारण। आई बात समझे? इसके बाद में बच्चों पीएच का अगला महत्व कौन सा है? लास्ट इसका महत्व है स्टिंग इंसेक्ट। इसका क्या है? इंसेक्ट। ठीक है, स्टिंग का मतलब होता है डंक। क्या होता है बच्चों? डंक। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, बताता हूँ। जैसे मधुमक्खी का डंक मान लो, स्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? डंक होता है। जैसे मान लो मधुमक्खी का डंक, हनी बी, अरे हनी बी होती है, उसके डंक में आपको देखा होगा जब आपके मधुमक्खी डंक मारती है तो आपको जलन महसूस होती है वहाँ पे और कुछ फफोला सा हो जाता है, देखा होगा। तो बच्चों वो हनी बी होती है, वो आपके स्किन के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। क्या कर देती है बच्चों? एक एसिड इंजेक्ट करती है। जैसे वो डंक मारती है तो वो एसिड इंजेक्ट करती है आपकी स्किन में। अब यहाँ पे देखो एक कन्फ्यूजन है, बुक में दे रखा है मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? मेथेनोइक। और मुझे लगता है कि फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, आप कंफर्म कर लेना, मुझे तो फॉर्मिक एसिड लगता है। हनीबी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा बच्चों? फॉर्मिक। कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है वो मधुमक्खी आपकी स्किन के अंदर? फॉर्मिक एसिड। और उसी फॉर्मिक एसिड से वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से आपको कैसा महसूस होता है? इरिटेट महसूस होता है, जलन महसूस होती है। तो अब क्या करें? वहाँ पे लोहा रगड़ते हो, आप लोग देखा होगा लोहा रगड़ते हो, तो लोहा नहीं रगड़ना चाहिए। वैसे आप इसको कम करने के लिए, एसिड है, एसिड की मात्रा को कौन कम कर सकता है? बेस कम कर सकता है। तो वहाँ पे बेस के रूप में आप NaHCO3 का यूज कर सकते हो। किसका यूज? NaHCO3। अरे ये क्या है? ये है बच्चों बेकिंग सोडा। ये हर घर में मिल जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जानते हो, मीठा सोडा, ये वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे आप लगाओगे तो ये एसिड, ये बच्चों किस नेचर का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का? बेसिक नेचर का। जैसे आप इसको लगाओगे तो ये फॉर्मिक एसिड के असर को कम कर देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका दर्द गायब हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है जो मधुमक्खी है या लाल चींटी देखी होगी, इसके डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। आपको एक बात और बता देता हूँ, हर्बेसियस प्लांट में एक नेटल नाम का प्लांट होता है। कैसा बच्चों? नेटल। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ मन से नहीं बता रही, सारी बातें बुक में लिखी हुई है, देखना। नेटल नाम का प्लांट होता है, नेटल प्लांट। इसको बच्चों बिच्छू पौधा भी कहते हैं। बिच्छू पौधा नाम सुना हुआ है क्या? बिच्छू पौधा। नेटल प्लांट हर्बेसियस प्लांट होता है। अब देखो बच्चों,
इस ऐसा प्लांट होता है, इसके छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं। जैसे मान लो आप ऐसे प्लांट को गलती से छू लिया, इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप ऐसे, आपको देखो हाथ करने की ऐसी ज़्यादा आदत होती है, आप मान लो इस प्लांट को ऐसे छू लिया तो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रोजेक्शन, और उस हेयर लाइक प्रोजेक्शन में होता है मैथेनोइक एसिड। यहाँ पे बच्चों मैथेनोइक एसिड क्या होता है, मैथेनोइक एसिड, ठीक है, मैथेनोइक एसिड होता है। जैसे आप उस फूल या प्लांट को टच करोगे तो उसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, छोटे छोटे बाल, और वो छोटे छोटे बाल के अंदर होता है मैथेनोइक एसिड। जैसे टच करोगे वो क्या करेगा, मैथेनोइक एसिड आपकी स्किन में इंजेक्ट करेगा, और जैसे आपके स्किन के अंदर मैथेनोइक इंजेक्ट करेगा तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बिच्छू ने काटा है, इसलिए इसको बिच्छू पौधा कहते हैं। कैसा महसूस होगा, जैसे आपको किसने काटा है, बिच्छू ने काटा है। आई बात समझे। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज बच्चों वहीं पे एक ऐसा पौधा होता है, एक और पौधा होता है वहीं पे, जिसका नाम है डॉग प्लांट। क्या नाम है बच्चों, डोंक प्लांट नहीं, डॉग प्लांट। वहाँ पे एक पौधा एक और होता है डॉग प्लांट। इसके पत्तियों को आपको वहाँ पे रगड़ना है जहाँ पे आपने छुआ था, जैसे अंगुलियों से छुआ था तो अंगुलियों पे डॉग प्लांट की पत्तियों को रगड़ना है, तो ये क्या कर देगा, उसके असर को कम कर देगा, ठीक है। इसके बाद में बच्चों ये लास्ट टॉपिक बचा है सम सॉल्ट इन डेली लाइफ यूज। ये भी बड़ा टॉपिक है बच्चों। इसकी अगला जो वीडियो है इसका 3rd लेक्चर वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है।